फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों ने बातचीत का विषय रखा है भीड़ का फासिज्म, यानी व्यक्ति भीड़ का हिस्सा कैसे बनता है। वैसे ये अपने आप में समस्या थोड़ी सी जटिल है, क्योंकि हमारे यहां इस तरह से भीड़ को पढ़ने की और पढ़ाने की आदत नहीं है। न हम लोग सामूहिक तौर पर भीड़ की कोई पब्लिक रीडिंग करना चाहते हैं, भीड़ के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन सच तो है, ये चिंता की चीज भी है कि व्यक्ति भीड़ का हिस्सा कैसे बनता है, और व्यक्ति जब भीड़ का हिस्सा बनता है तो वो क्या खोता है और क्या पाता है। पिछले दिनों कई घटनाएं एक साथ ऐसी घटी जिन्होंने एक सिरे से हमें यह सोचने के लिए मजबूर किया कि हम अपनी तरह से जो कुछ घट रहा है उसे आंख बंद करके माने। मैं थोड़ा सा आपको लौटा के 2014 में जब इलेक्शन चल रहे थे उसकी पृष्ठभूमि में ले जाना चाहता हूं। पीएम नरेंद्र मोदी ने जब इलेक्शन में हिस्सा लिया 2014 के, तो उस इलेक्शन में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कुछ सपने आम जनता के बीच में पेश किए, आम जनता के मन में वे सपने पैदा किए। और वे सपने क्या थे? एक तरह से फैंटेसी थी, और एक बहुत ही शानदार फैंटेसी थी। ऐसी फैंटेसी जो कि देखने में, सुनने में बहुत ही आकर्षक लगे, बिल्कुल एकदम फिल्मी पर्दे की तरह। उस फैंटेसी का जीवन की वास्तविकता से, राजनीति की वास्तविकता से कोई संबंध नहीं था। और जो फैंटेसी पैदा की गई, उस फैंटेसी में 5 चीजें प्रमुख थीं। अभी हिंदुस्तान उस फैंटेसी से बाहर नहीं निकला है। जब हम नरेंद्र मोदी के बारे में और नरेंद्र मोदी के द्वारा रची गई फैंटेसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम ये चीज ध्यान रखें कि नरेंद्र मोदी ने जो फैंटेसी रची थी, फैंटेसी का एक हिस्सा वह है जो कि आपके आंखों के सामने रोज घटता रहता है, और दूसरा हिस्सा वह है जो आपके अंदर घटता रहता है। क्या फैंटेसी थी जिसका कि नरेंद्र मोदी ने बहुत ही कौशलपूर्ण तरीके से इस्तेमाल किया? और कौन सी ऐसी चीज थी जिस पर के कायदे से हमें ध्यान देना चाहिए और उसके प्रति हमारा एक आलोचनात्मक रवैया होना चाहिए, दृष्टिकोण होना चाहिए? एक चीज चली आ रही थी और अभी भी चल रही है। वो क्या है? वो ये है कि मीडिया में जो कुछ दिखाया जाता है उस पर विश्वास करो। मीडिया विश्वास की चीज है। साधारण आदमी को यह बात उसके जेहन में पहले से थी, आज भी है। नरेंद्र मोदी इस भावना का सबसे बढ़िया ढंग से उन्होंने दोहन किया है कि मीडिया में जो दिखाया जा रहा है उस पर विश्वास करो। कोई भी व्यक्ति यह मानने के लिए तैयार नहीं कि मीडिया में सेंसरशिप है, लेकिन मीडिया में सेंसरशिप तो है। कोई भी आदमी यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि नरेंद्र मोदी के लोग
मीडिया पर दबाव डालते हैं, लेकिन दबाव तो है, लेकिन एक चीज है जो कि बेस लाइन है, वो क्या है? मीडिया पर विश्वास करो। और मीडिया पर विश्वास का मतलब यह है कि मीडिया में जो कुछ दिखाया जाता है उस पर विश्वास करो। और यही वह जगह है जहां से कि नरेंद्र मोदी की एकदम विशाल काय इमेज, एक ऐसी इमेज जिसको कि आप किसी भी तर्क से व्याख्यायित नहीं कर सकते। तो पहला सवाल तो अपने आप से यही करें कि मीडिया में जो कुछ दिखाया जाता है, मीडिया में जो कुछ छपता है, क्या वो सब कुछ विश्वसनीय होता है? अगर आप हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट में जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल के जरिए जो कहा है, अगर आप उस पर ध्यान दें तो नरेंद्र मोदी सरकार का कहना यह है कि वह मीडिया में हस्तक्षेप नहीं करते, मीडिया अपने तरीके से जो कुछ करना चाहे करे, हम मीडिया में हस्तक्षेप नहीं करते। यानी मीडिया जो कुछ कर रहा है वह अपनी इच्छा से कर रहा है, सरकार का उससे कोई लेना देना नहीं है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसको कि वे कैटर कर रहे हैं, जिसका कि वे दोहन कर रहे हैं, वो ये कि मीडिया में जो कुछ कहा जा रहा है उस पर विश्वास करो। जज भी विश्वास करें, जनता भी विश्वास करें। वास्तविकता क्या है? क्या यह धारणा अपने आप में खतरनाक धारणा नहीं है कि मीडिया में जो कुछ कहा जा रहा है उस पर विश्वास करो? जब अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था तब भी मैंने यह बात कही थी कि मीडिया में जो कुछ कहा जा रहा है गलत कहा जा रहा है। अन्ना हजारे जो कुछ बोल रहा है गलत बोल रहा है। हजारों की भीड़ जय हो अन्ना कर रही थी, और हजारों की भीड़ और बड़े बड़े बैरिस्टर टेलीविजन पर, इंक्लूडिंग प्रशांत भूषण, 2G स्पेक्ट्रम को लेकर सरेआम झूठ बोल रहे थे। आप मेरी उस समय की फेसबुक पर लिखी गई पोस्ट उठाकर देखें। मैंने केजरीवाल एंड कंपनी, प्रशांत भूषण, अन्ना हजारे, इन सारे के सारे गैंग को उस समय भी एक्सपोज किया था और कहा था कि मीडिया जो कुछ कह रहा है वह सच नहीं कह रहा है, मीडिया जो कुछ कह रहा है वह विश्वसनीय नहीं है, उस पर अविश्वास भी करो, उसको आलोचनात्मक ढंग से देखो। लेकिन आप लोगों ने यह बात नहीं मानी। आपने यह माना कि मीडिया जो कुछ कह रहा है सही कह रहा है, अन्ना जो कुछ कह रहा है सही कह रहा है। ठीक इसी चीज को नरेंद्र मोदी ने अपने चुनाव के प्रचार का मूलाधार बनाया, और आज तक वो मूलाधार बना हुआ है। रिजल्ट क्या है हमारे सामने? सच क्या है? जिस 2G स्पेक्ट्रम को लेकर सबसे ज्यादा मीडिया ने झूठ बोला, सबसे ज्यादा झूठी कहानियां गढ़ी, वो चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, 2G स्पेक्ट्रम को लेकर सबसे ज्यादा झूठी कहानियां उन अखबारों ने भी गढ़ी जिनको क्या आप सबसे विश्वसनीय अखबार मानते हैं। मेरा इशारा इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू की तरफ है। 2G स्पेक्ट्रम को लेकर सबसे अधिक झूठ उस टेलीविजन ने भी बोला जिसको कि आप अभी सबसे ज्यादा विश्वसनीय मानते हैं, जिसे हम एनडीटीवी कहते हैं। तो बेस लाइन यह है कि मीडिया जो कहता है उस पर विश्वास करो। यह बेस लाइन अपने आप में बहुत खतरनाक बेस लाइन है। मीडिया जो कुछ कहता है उसके बारे में सवाल करो, उस पर क्वेश्चन मार्क लगाओ। मेरे घर में एक छोटी सी बच्ची है, आप विश्वास करेंगे वो बच्ची बाबा रामदेव जो कुछ कहता है उसे अक्षरशः मानती है और पालन करती है। मीडिया की खूबी है कि वह अबोध लोगों को सबसे पहले आकर्षित करता है। जबकि हम सब लोग जानते हैं कि बाबा रामदेव तमाम किस्म की इरेशनल बातें योगासन के नाम पर करते रहते हैं, और यह सिलसिला एक दिन का नहीं है, यह लंबे समय से चल रहा है। सो मीडिया जो कुछ कहता है उस पर विश्वास करो। इसको सबसे पहले इकोनॉमिकली पॉलिटिकली कैश किसने किया? बाबा रामदेव और अन्ना हजारे ने, अरविंद केजरीवाल ने, और उसके बाद में पॉलिटिकली कैश किया नरेंद्र मोदी ने।
तो मैं आप लोगों से पहली विनम्र प्रार्थना ये करना चाहता हूं कि मीडिया जो कुछ कहता है उस पर अविश्वास करो, उस पर सवाल करो। मीडिया लगातार एक चीज बार बार बोलता है और उसका जो बार बार बोलना है वही आपको मजबूर करता है, क्योंकि एक पुरानी मानसिकता रही है कि अखबार में जो छपता है सच छपता है, सच के अलावा कुछ नहीं छपता। ये प्रिंट टेक्नोलॉजी के जमाने की धारणा रही है। प्रिंट टेक्नोलॉजी से हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जब आए तो ये धारणा चली आई सीधे सीधे, और अभी तो वो सीधे सीधे साइबर में चली आई है। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो मैसेज आ रहे हैं उस पर लोग विश्वास करते हैं। तो मीडिया जो कहता है उस पर विश्वास करो, इस धारणा को क्वेश्चन करने की जरूरत है, इसके खिलाफ सवाल खड़े करने की जरूरत है। मीडिया में चाहे वो रवीश दिखाएं, चाहे वो राजदीप सरदेसाई दिखाएं, चाहे वो प्रणव राय दिखाएं, कोई भी दिखाए, चाहे रजत शर्मा कोई भी दिखाए, चाहे हाथरस की घटना दिखाए या बाबरी जन्मभूमि के विध्वंस के संदर्भ वाली घटनाएं, कोई भी घटना दिखाए, आप किसी भी घटना पर विश्वास मत कीजिए। मीडिया में जो कुछ दिखाया जाता है उसे दूसरे स्रोतों से सामग्री एकत्रित करके पुष्ट कीजिए, वैध बनाइए। हम लोगों ने एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा सोचने का तरीका विकसित किया है कि मीडिया जो कुछ कहता है उस पर हम विश्वास करते हैं, और यह हमारी जेहन में उतार दिया गया है। मीडिया जो कुछ कहता है उस पर विश्वास करो। और नरेंद्र मोदी ने 2014 में इस चीज को सबसे बढ़िया ढंग से कैश। एक अन्य चीज और बहुत जरूरी चीज वो ये कि जब मीडिया जो कुछ कहता है उस पर विश्वास करो कि धारणा के दायरे में आप जाते हैं या मीडिया को देखते हैं। आप टेलीविजन जब देखते हैं तो आपकी क्या स्थिति होती है? आप एकदम रिलैक्स के मूड में देखते हैं, आप सवाल खड़े करने के मूड में नहीं देखते, वो चाहे जो भी बोले। सबसे क्रिटिकल बोलने वालों में मीडिया में अभी रवीश कुमार हैं, और निश्चित तौर पर उसके प्रोग्राम बहुत शानदार होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन रवीश कुमार के प्रोग्राम को भी आप क्वेश्चन के दायरे में लाएं, सवाल करें उसके बारे में भी। हम लोगों ने क्या किया है कि हमने अपनी सुविधा से चुन लिया है कि वो गोदी मीडिया और ये जो है क्रिटिकल मीडिया है। नहीं जी, मीडिया इस बेस लाइन के आधार पर काम कर रहा है, इधर भी और उधर भी। गोदी मीडिया भी और एंटी गोदी मीडिया भी दोनों काम कर रहे हैं किसी लाइन, किस लाइन के आधार पर कि मीडिया जो कुछ कहता है उस पर विश्वास करो। और ये धारणा अपने आप में गलत है, और यही धारणा आपको मीडिया का गुलाम बनाती है। तो पहली चीज जहां से कि चीजें खोली जानी चाहिए वो ये कि मीडिया जो कुछ कहता है वो विश्वसनीय नहीं होता, उस पर भी सवाल खड़े किए जाने चाहिए। मसलन मैं एक छोटा सा सवाल कर रहा हूं, मैं हाथरस की घटना जब घटी तो घटना घटने के बाद मीडिया कहां था? तत्काल मीडिया कहां था? उसका हैवी कवरेज कहां था? मीडिया का हैवी कवरेज आना तब शुरू हुआ जब जनता का प्रोटेस्ट शुरू हुआ, लोगों ने प्रतिवाद करना शुरू किया उस लड़की की मौत के बाद। तो कौन सी चुनौती है हमारे सामने? वो जो क्रिटिकल मीडिया है और वो गोदी मीडिया है, दोनों के सामने अगर कोई घटना घटी तो क्या उन्होंने घटना स्थल पर जाकर रिपोर्टिंग की? जिस समय रियल टाइम में घटना घटी थी और उन्हें खबर मिली, क्या वो तत्काल घटना स्थल पर गए और रिपोर्टिंग की? क्या उसके फुटेज हैं उनके पास? आपको जान के आश्चर्य होगा, अधिकतर लोग नहीं गए वहां। ये जो पुलिस जो मनगढ़ंत कहानियां गढ़ रही है, ये इसका एक बड़ा प्रमाण है। ये पहली चीज जहां से कि हमें कायदे से अपनी चेतना का निर्माण करना चाहिए, अपनी समझ बनानी चाहिए कि मीडिया जो कुछ कहता है
उस पर अविश्वास करो, यहां से देखना शुरू करोगे, तब आप नरेंद्र मोदी की इमेज को क्वेश्चन कर सकते हैं। अन्यथा तो जो यंग लड़के हैं, जो बेरोजगार हैं, जो औरतें हैं जो कि बेरोजगार हैं, जो घर में बैठी हुई हैं, वे तमाम जो बुजुर्ग लोग हैं जो कि रिटायर्ड हैं और घर में बैठे हुए हैं, वे लोग क्या है, वे टेलीविजन के सामने बैठे हुए हैं और टेलीविजन के सामने उनको लगातार जो चीज घूंट के तौर पर पिलाई जा रही है वो नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, और कोई नहीं, कोई चीज नहीं। एक ही नैरेटिव, और वह नैरेटिव जिसे भाजपा पसंद करती है, वही नैरेटिव बार बार हर चैनल से दिखाया जा रहा है। तो जब तक आप इस बुनियादी धारणा को क्वेश्चन नहीं करते कि मीडिया जो कुछ दिखाता है वह विश्वास योग्य नहीं होता, आप उसको अभी तक विश्वास योग्य मानते रहे हैं और इसी आधार पर आपने नरेंद्र मोदी को चुना। इसी के आधार पर नरेंद्र मोदी ने जो सपने आपके बीच में प्रसारित किए, आपके जेहन में उतारे। क्या सपने थे नरेंद्र मोदी ने जो आपके जेहन में उतारे? वो सपना यह था कि अब तक जो भारत रहा है ना, वो जो अभी पिछले 5-6 साल में जो नरेंद्र मोदी ने खेल किया है, आपको लगेगा भारत में टेक्नोलॉजी नाम की कोई चीज ही नहीं होती थी। नरेंद्र मोदी के आने के बाद में एक तरह से टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन हुआ है। नरेंद्र मोदी कोई भी काम बिना ऐप के नहीं करते। नरेंद्र मोदी की सरकार कोई भी एक्शन बिना ऐप के नहीं करती। वो प्रेस रिलीज जारी नहीं करते, अब प्रेस रिलीज के साथ साथ ऐप जारी करते हैं कि अब आपको कोई भी काम करना है तो ऐप के जरिए करिए। मसलन अगर आपकी गाड़ी का पोल्यूशन का टाइम खत्म हो गया और आपको पोल्यूशन भरवाना है, उसका पोल्यूशन का सर्टिफिकेट लेना है, तो अब आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के दफ्तर में चक्कर काटिए। पहले यह था, अभी 1 तारीख के पहले तक, कि जिसके पास गाड़ी थी वो जाता था सीधे अपना पोल्यूशन चेक कराता था पेट्रोल पंप से और चला आता था। अब हर एक आदमी लाइन लगाए हुए, और एक नया भी और धंधा शुरू हो गया है, डिजिटल नंबरिंग। लगातार एक बड़े पैमाने पर नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक इंप्रेशन डे 1 से दिया है कि भारत टेक्नोलॉजी में बहुत पिछड़ा हुआ था और भारत को टेक्नोलॉजी में बहुत आगे ले जाना है। और एक तरह से टेक्नोलॉजिकल नेशनलिज्म लोगों के जेहन में उतारा गया, और टेक्नोलॉजिकल नेशनलिज्म के एक पैकेज के तौर पर लगातार ऐप की वर्षा। आपको हर मिनिस्ट्री का ऐप, हर मिनिस्ट्री के ऐप के जरिए आपके पास में मैसेज, प्रधानमंत्री का ऐप, दुनिया भर की हर योजना का अलग अलग ऐप। भारत में क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं थी क्या? और दूसरे कोई प्रधानमंत्री नहीं थे ऐसे जो कि कम्युनिकेट करते हो? पहले होता था, एक सामान्य सी प्रेस रिलीज निकलती थी, उसकी अखबारों में ज्यादा चर्चा होती थी, विज्ञापन निकल जाते थे कि चलो भाई आपको पोल्यूशन चेक कराना है तो आपको ये नियम पालन करने होंगे। लेकिन अभी नहीं, अभी आप ऐप के जरिए जाइए और ऐप के जरिए पहले आप टाइम लीजिए, पैसा जमा कीजिए, फिर जाके अफसर से मिलिए और फिर जाके आप अपना नया जो नंबर की जो प्रणाली है वो नया नंबर लीजिए। क्या है ये नया भारत है, ये नरेंद्र मोदी का भारत है, ये आरएसएस का भारत है, जिसमें कि लोगों के जेहन में टेक्नोलॉजिकल नेशनलिज्म को एक तरह से उतार दिया गया है। आम लोगों को पिछले 6 साल में यह कन्विंस कर दिया गया कि नरेंद्र मोदी एंटी करप्शन के आइकॉन हैं, हीरो हैं। उनसे बड़ा कोई आज तक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला पैदा नहीं हुआ। आम जनता के जेहन में ये जो एक खास तरह का हीरोइक भाव, नरेंद्र मोदी की फर्स्ट डे कैंपेन, जिस दिन से वो पीएम की रेस में और एक एमपी के कैंडिडेट के तौर पर और एक स्टार कैंपेनर के तौर पर उतरे, और तब से लेकर आज तक क्या विशेषता है नरेंद्र मोदी की? नरेंद्र मोदी साधारण लोगों जैसे कपड़े नहीं पहनते। नरेंद्र मोदी के कपड़े स्पेशल होते हैं और डिजाइनर के द्वारा तैयार किए गए कपड़े हैं, वे साधारण कपड़े नहीं हैं। नरेंद्र मोदी ने ये जो गुण सीखा, वो गुण किसका है?
हिटलर की किताब है मीन्स कॉम्फ। मीन्स कॉम्फ में हिटलर एक बात पर बार बार जोर देता है कि नेता कैसा होना चाहिए, हीरो कैसा होना चाहिए। हीरो ऐसा होना चाहिए जिसके के विशेष किस्म के वस्त्र हों, वह आम लोगों से भिन्न किस्म के वस्त्र पहने। हमारे बीच में अभी दो ही नेता हैं जो कि विशेष किस्म के वस्त्र पहनते हैं, एक नरेंद्र मोदी और एक यूपी के मुख्यमंत्री। साधारण नागरिक जो वस्त्र पहनता है वे वस्त्र नहीं पहनते। नरेंद्र मोदी के आने के पहले तक जितने भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी हुए हैं और खासतौर प्रधानमंत्री हुए हैं, वे वही ड्रेस पहनते थे जो कि साधारण लोग जिस तरह की ड्रेस पहनते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी साधारण लोगों की ड्रेस नहीं पहनते, बल्कि नरेंद्र मोदी एक दिन में कम से कम 15 तरह की ड्रेस बदलते हैं। तो विशिष्ट ड्रेस जो साधारण लोगों की ड्रेस नहीं होगी, ये विशिष्ट ड्रेस की धारणा एक्चुअल में सबसे पहले पॉलिटिक्स में इंट्रोड्यूस की हिटलर ने अपनी किताब के जरिए। अब आप देखिए यहां से, अब आप यहां से देखिए कि जो आपके बीच में स्वप्न पैदा किए गए, आपके बीच में जो तकनीकी उत्सुकता पैदा की गई, नई नई तकनीकों के इस्तेमाल के लिए आपको मजबूर किया गया, वह चीज आपको कहां लेके गई। आप यहां से देखिए, आप यहां से देखिए कि ये जो तकनीक के उपयोग का इतना बड़ा जखीरा खड़ा किया गया, उसके साथ साथ एक और चीज की गई कि भारत का जो कानून है ना, वो एकदम रद्दी कानून है। और नरेंद्र मोदी ने कम से कम 2 दर्जन अपने पब्लिक स्पीचेस में इस बात को बार बार कहा कि उन्होंने तकरीबन 1400 से अधिक कानूनों को नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। उन्होंने कानून ही खत्म नहीं किए, क्योंकि उनका मानना था कि भारत में जो पुराने कानून है, भारत में जो कानूनों के काम करने का तरीका है, वो ऐसा है जिससे कि सरकार काम नहीं कर पाती। सुनने में ये बात बहुत अच्छी लगती है। देखिए, दिलचस्प बात यह है कि नरेंद्र मोदी ने किसी भी कानून को खत्म करने के लिए संसद से कोई परमिशन नहीं दी, कोई सलाह मशवरा नहीं किया, और सिर्फ कानून ही खत्म नहीं किए, नरेंद्र मोदी को काम करने की इतनी जल्दी है कि वे संसद में कुछ समय बातचीत करके हर बिल, हर कानून पास करा के ले जाना चाहते हैं। पिछले 70 साल की परंपराएं थी कि संसद में कोई भी नया कानून आएगा, बिल आएगा, तो वह प्रवर समिति के साथ में या सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाता था विचार के लिए, जिससे कि वो उसके एक एक रेशे रेशे पर, एक एक लाइन पर विचार करे, उसकी परिणतियों पर विचार करे। लेकिन अब संसद विचार नहीं करती। पहले भी संसद विचार नहीं करती थी। सेलेक्ट कमेटी में जाता था बिल, सेलेक्ट कमेटी अप्रूव करती थी और तैयार करती थी, फाइनल करके पेश करती थी, तब वो संसद में पेश होता था। लेकिन अब संसद में किसी भी बिल पर कोई सुझाव एक्सेप्ट नहीं किए जाते, क्योंकि नरेंद्र मोदी का मानना है कि ये जितना भी प्रोसीजर रहा है कानून का काम करने का, ये प्रोसीजर सरकार के काम में बाधा डालता है। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं आपको। भारत इस समय सबसे बड़े संक्रमण के दौर में फंसा हुआ है, कोरोना का संक्रमण जिसे हम लोग कहते हैं। लाखों लोग इससे प्रभावित हैं, लगातार लोग मर रहे हैं इससे। आप जस्ट देखिए इस बात को कि नरेंद्र मोदी ने एज ए प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी के वित्त मंत्री ने एज ए वित्त मंत्री कोरोना पीरियड में जितनी घोषणाएं की थी, उनमें से कोई घोषणा पार्लियामेंट में जाके की? नरेंद्र मोदी की जितनी भी घोषणाएं वे पार्लियामेंट के बाहर हैं, पार्लियामेंट के अंदर नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर की गई घोषणाएं वे जवाबदेही का हिस्सा बनती हैं। कौन सी ऐसी चीज है जो कि नरेंद्र मोदी को हर घोषणा पार्लियामेंट में के बाहर करने के लिए मजबूर करती है? पिछले 6 साल में नरेंद्र मोदी ने एक भी घोषणा नहीं की जो कि पार्लियामेंट के अंदर की हो। आप वर्चुअल यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सकते हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन वर्चुअल वो अपने एमपीओ के साथ में कनेक्ट करके बात नहीं कर सकते।
नरेंद्र मोदी की ब्यूटी है कि वे वर्चुअली अपने चीफ मिनिस्टर्स के साथ में बात कर सकते हैं, लेकिन अपने चीफ मिनिस्टर्स की किसी भी राय को एक्सेप्ट नहीं करते, किसी भी सुझाव को एक्सेप्ट नहीं करते। यानी मैं जो कहूं वो सच है, मैं सही तुम गलत, ये जो माइंड फ्रेम है, इस माइंड फ्रेम में नरेंद्र मोदी ने अपनी पूरी की पूरी कार्यशैली विकसित की है। और इस कार्यशैली के तहत जो सबसे जो खतरनाक चीज विकसित की है वो ये कि जो साधारण लोग हैं, उन साधारण लोगों की स्थिति यह है कि वे लगातार नरेंद्र मोदी के वक्तव्यों और आश्वासनों में एकदम फंसे हुए हैं। कोई भी चीज, कोई भी घटना घटती है, वो घटना घटने के पहले से ही उसका फील्ड वर्क शुरू हो जाता है। आप यहां से देखिए, आप यहां से देखिए, हाथरस में वो लड़की जिसके साथ रेप हुआ, उसकी अस्पताल में डेथ होती है, और अस्पताल में डेथ होने के बाद में जब लोग प्रतिवाद करते हैं तो बजाय इसके कि उसको जाना जाए, उसकी प्रॉब्लम्स को जाना जाए, उसके बारे में गंभीरता से कुछ सोचा जाए, उसके पहले ही फैब्रिकेटेड स्टोरियां धाधर 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 आनी शुरू हो जाती हैं। यानी पहले से ही तय है कि नरेंद्र मोदी अगर बोलते हैं, सरकार का कोई भी व्यक्ति अगर बोलता है, या यूपी का मुख्यमंत्री अगर कोई बोलता है, कुछ बोलता है, तो आपको क्या करना है, यह पहले से तय है। यूपी के मुख्यमंत्री को नहीं मालूम कि नीचे क्या होगा। ब्लूप्रिंट कोई और बनाता है और वह सीधे हाथ में दे दिया जाता है प्रचार के जरिए। मसलन अगर यूपी सरकार को या यूपी की पुलिस को अभी मालूम पड़ा कि वहां एक कॉन्स्पिरेसी की गई सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए, जाति और सांप्रदायिक दंगे भड़काने के लिए, तो सवाल यह है कि यह कॉन्स्पिरेसी आपको 20 दिन पहले नजर क्यों नहीं आई? क्या कर रहा था आपका गुप्तचर विभाग? हाथरस की घटना पर विपक्ष के एक्शन के पहले आपको डिस्टेबलाइजेशन की कॉन्स्पिरेसी नजर नहीं आई। आपको कॉन्स्पिरेसी कब नजर आई? जब आप डिफेंसिव हो गए, जब आप एक्सपोज हो गए, जब पता चला कि आपने उस लड़की की देखभाल नहीं की, आपने उस लड़की का उपचार नहीं किया, और कानून की दृष्टि से आपने उपचार नहीं किया। कहने का मेरा मतलब यह कि नरेंद्र मोदी के पास में, नरेंद्र मोदी या बीजेपी के किसी भी मंत्री या मुख्यमंत्री के पास में उसके बोलने के साथ साथ एक पूरा का पूरा एस्टेब्लिशमेंट है, जिसे हम लोग साइबर सेल कहते हैं। हर राज्य में साइबर सेल हैं बीजेपी के, और केंद्र में भी कई साइबर सेल हैं, और ये साइबर सेल में तकरीबन 30,000 से ज्यादा लड़के लड़कियां काम करते हैं, और इनका काम यह है फैब्रिकेटेड स्टोरियां तैयार करना। इनका काम यह है कि व्यक्ति को भीड़ में तब्दील करना। और वो कैसे करते हैं ये काम? वो बड़े इंटेलिजेंटली ये काम करते हैं। मसलन जब किसी भी व्यक्ति के पास में, आप देखेंगे कि लाखों व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, और दर्जनों ऐसी वेबसाइट हैं जहां से कि इफरात में फेक न्यूज का धारावाहिक अहर्निश प्रवाह बना हुआ है। हम लोग एक मानसिकता बनाए हुए हैं कि जो कुछ, जैसा कि मैंने कहा कि वो मानसिकता क्या है कि मीडिया में जो कुछ कहा जा रहा है वो विश्वास योग्य है। तो जाहिर है कि मीडिया में जो कहा जा रहा है अगर वो विश्वास योग्य है, तो साइबर में भी जो लिखा जा रहा है वो विश्वास योग्य है। झूठ तो कोई बोलता ही नहीं है भारत में, सब कुछ सच चल रहा है। मैं भी सच बोल रहा हूं, वो भी सच बोल रहे हैं। हिंदुस्तान में 135 करोड़ की आबादी में कोई झूठ नहीं बोलता,
झूठ बोलने के लिए भारत सरकार ने आज तक किसी भी वेबसाइट को ब्लॉक नहीं किया और बंद नहीं किया। किसी भी वेबसाइट के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन नहीं लिए कि आपने फेक स्टोरी लगाई। क्यों? कानून नहीं है अभी, कानून तो है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसी भी फेक वेबसाइट को या फेक खबर छापने वाली वेबसाइट को नोटिस क्यों नहीं भेजा? सूचना प्रसारण मंत्रालय क्या काम कर रहा है ये? तो ये सबसे बड़ी चुनौती है कि आप लगातार लोगों के बीच में फेक न्यूज जाने दीजिए, धारावाहिक तौर पर जाने दीजिए। अब साधारण आदमी सच और झूठ का फर्क करना भूल गया है। अखबार में जो छप रहा है और जो साइबर में वेबसाइट पर छप रहा है, इनमें सच क्या है झूठ क्या है आप फर्क नहीं कर सकते। तो जहां सच और झूठ का फर्क ही मिट जाए और सारी चीजें आपको सच नजर आने लगे, आप समझ लीजिए बहुत सीरियस घल्लूघारा है। और यह साधारण घल्लूघारा नहीं है। एक साधारण आदमी के लिए, जिसके पास में एक सामान्य सी चेतना होती है, उसकी मुश्किल यह है कि वह लगातार डिपेंडेंट है सूचनाओं के लिए बाहर। उसके पास में इतनी शक्ति नहीं है कि वह उन सूचनाओं में से छानबीन कर सके कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। वो आसानी से विश्वास कर लेता है, क्योंकि हमारे यहां कोई मीडिया लिटरेसी तो है नहीं। हमने मीडिया के बारे में साक्षर तो बनाया नहीं है लोगों को। मीडिया का एक्सपेंशन जरूर हुआ है, मीडिया में झूठ का एक्सपेंशन भी हुआ है, लेकिन मीडिया लिटरेसी का एक्सपेंशन नहीं हुआ है। तो सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है हमारे सामने? हमारे सामने मुश्किल यह है कि ये जो साधारण व्यक्ति है, इसके पास में गुमनाम या ऐसे छद्म नामों के जरिए मैसेज आते हैं। गुमनाम या छद्म नाम से लोग वेबसाइट पर लिखते हैं। गुमनाम या छद्म स्रोत के जरिए लोग अखबार में लिखते हैं। एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं जिससे कि आप चीज को, उसकी गंभीरता को समझ सकें। मसलन कहीं पर भी कोई भी रेप की घटना घटती है तो जर्नलिस्ट घटनास्थल पर जाके तथ्य संकलित करने की कोशिश नहीं करता। वो सीधे थाने फोन करता है और पूछता है आपके पास कोई सूचना हो तो बता दीजिए। तो थानेदार के पास में जो सूचनाएं होती हैं वो दे देता है और उसके बाद वो अखबार में छप जाती है। और यह सिलसिला नरेंद्र मोदी के आगमन के पहले से है। क्राइम की अधिकतर रिपोर्ट्स जो अखबारों में छपती हैं, अधिकतर अखबार एक ही पैटर्न का अनुकरण करते हैं कि वे थानेदार से कांटेक्ट रखते हैं, थानेदार से पूछते हैं और थानेदार जो फीडबैक देता है उसी के आधार पर रिपोर्ट लिखते हैं। उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं सच कहां है, सच कैसा है, सच के तर्क क्या हैं, उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं। उन्हें सिर्फ इतना पता है कि एफआईआर दर्ज की गई और एफआईआर में क्या क्या लिखा गया, थानेदार ने जो बताया उसे वही सूचना का हिस्सा बना देते हैं। इसलिए मीडिया में यह लंबे समय से प्रैक्टिस रही है कि मीडिया घटनास्थल पर नहीं जाता, बिना घटनास्थल पर जाए बिना वो घटना की रिपोर्टिंग करता है। किसी ने 2G स्पेक्ट्रम के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे लेकिन सरकार गिर गई। और जिस सीएजी की रिपोर्ट्स के बारे में 2G स्पेक्ट्रम को आधार बनाएगा, उस सीएजी की रिपोर्ट वो फेक अनुमानों के आधार पर बनी हुई थी। वो इस 2G स्पेक्ट्रम के पूरे पिरामिड को खड़ा करने में, पूरे कैंपेन को खड़ा करने में हर अखबार और हर मीडिया शामिल था। तो पहली जरूरत है कि हम उसी रिपोर्ट पर विश्वास करें जो कि घटना स्थल पर जाके बाकायदा तथ्यों की छानबीन करके तैयार की गई है,
जो गुमनाम या अनाम स्रोतों के जरिए या सूत्रों के जरिए रिपोर्ट लिखी गई है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, चाहे उसको कोई भी लिखे। लेकिन हमने एक पैटर्न बना लिया है, तो मीडिया में जो छपता है उस पर हमें विश्वास करना है, तो वहां जो छप रहा है। अब आप सोचिए कौन अखबार सबसे ज्यादा जनप्रिय है। हिंदी में सबसे जनप्रिय अखबार है जागरण, जो कि झूठ का एकदम पुलिंदा है, पूरा का पूरा अखबार। हिंदी के लोगों का वो सबसे बड़ा खाद्य है, वो मेन स्ट्रीम अखबार है, हिंदी का सबसे ज्यादा बिकने वाला अखबार है। जरूरत किस बात की है? अखबार में छपे हुए विश्वास करने की, या अखबार में छपे हुए पर अविश्वास करने की? हम अखबार को तो छापने से रोक नहीं सकते, लेकिन अविश्वास तो कर सकते हैं। हमने एक ऐसी मनोदशा बनाई है कि अखबार में जो छपा है वो सच होगा। अखबार में या मीडिया में छपा होता है, या मीडिया जिसे प्रसारित करता है, वो अविश्वसनीय भी होता है। तो मीडिया के जरिए, विभिन्न स्रोतों के जरिए जो सामग्री, मसलन अब ये जो हाथरस में घटना घटी, हाथरस में घटना घटी, तो अब जाहिर है ठाकुर क्राइसिस में है, क्योंकि संयोग की बात है कि वो लड़के ठाकुर जाति से आते हैं। अब वो ठाकुर की बजाय हो सकता है क्षत्रिय भी होते, या तो क्षत्रिय संकट में होते, वो ब्राह्मण होते तो ब्राह्मण संकट में थे। कुछ दिन पहले ब्राह्मण संकट में थे, जब एक माफिया का मर्डर किया जा रहा था। तो गुमनाम और अनाम स्रोतों से जब आपके पास में सामग्री आती है और वह सामग्री आप शेयर करते हैं, मैं आमतौर पर फेसबुक पर कोई भी ऐसी पोस्ट शेयर नहीं करता जिसे मैं जानता नहीं हूं। या तो मैं उस व्यक्ति को जानता हूं जिसने पोस्ट लिखी है, या मैं उस स्रोत के बारे में विश्वस्त हूं जिसने लिखी है। और उसे मैं दूसरे स्रोत से वेरीफाई करता हूं। कई बार मुझसे भी भूल होती है, तो लोग कहते हैं कि ये पुरानी पोस्ट है, लोग कहते हैं गलत लिखा है, लोग कहते हैं फैक्चुअली ठीक नहीं है, तो मैं उस पोस्ट को तत्काल डिलीट कर देता हूं। क्योंकि मीडिया पर यह एक रिस्क है। मीडिया पर सबसे पहली शर्त यह है कि आप अविश्वास करें, पढ़ें और अविश्वास करें। विश्वास करके आप मीडिया पर चलेंगे तो आप निश्चित तौर पर किसी तानाशाह की गोदी में बैठे होंगे। चाहे आप डेली इंडियन एक्सप्रेस अखबार पढ़ते हो, इंडियन एक्सप्रेस अखबार ही था ना जिसने 2G स्पेक्ट्रम का सबसे ज्यादा कवरेज दिया था, और आज इंडियन एक्सप्रेस अखबार ही है जो सबसे क्रिटिकल अखबार है। आज से नहीं, पहले से है। दूसरी चीज ये कि ये जो अब जैसे मीटिंग हुई ना, तो किसी ग्रुप ने मीटिंग बुलाई। अब वो मीटिंग बुलाई तो उसमें लोग गए, घर घर से लोग बुलाए गए, घर घर से लोग गए। सो घर घर से जब लोग जाएंगे, घर घर से जो लोग मीटिंग में शामिल होंगे, ये मीटिंग जैसे यहां हुई, आप याद कीजिए मुजफ्फरनगर के दंगों के समय पे भी ऐसी ही मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, उन्नाव रेप कांड के समय पे भी ऐसे ही मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, कठुआ रेप कांड के समय पे भी ऐसे ही मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी। जो ही कोई घटना घटती है, लोगों का मोबिलाइजेशन शुरू होता है, और कोई व्यक्ति है, कोई संगठन है जो कि मीटिंग बुलाता है, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, लोग उसमें जाते हैं। ऐसे लोग उसमें जाते हैं जो कि अपराध में शामिल नहीं है। ऐसे लोग उस मीटिंग को अटेंड करते हैं जिनको कि अपराध के बारे में न्यूनतम जानकारी नहीं है। और यही वह जगह है जहां से कि जब आप ऐसी किसी मीटिंग या गोष्ठी में जाते हैं, समूह की मीटिंग में शामिल होते हैं, वो चाहे खाप पंचायत हो, चाहे वो इस तरह की पंचायतें हो, खाप पंचायत भी ये काम करती नहीं है। तो इस तरह की मीटिंग में जब व्यक्ति शामिल होता है, तो सबसे पहली चीज जो घटती है वो ये कि व्यक्ति के व्यक्तित्व की या उसकी व्यक्ति की विदाई हो जाती है। अब वहां व्यक्ति सिर्फ व्यक्ति नहीं रहता,
और ये जो व्यक्ति के अंदर से व्यक्ति का निकल जाना और उसका फिर समूह का हिस्सा बन जाना, यही वो सबसे बड़ा प्रस्थान बिंदु है। और यहीं पर वो पहली बार व्यक्ति जो है वो चेतना के विकृतीकरण का शिकार होता है। वहां जो लोग बैठे होते हैं वे लोग बोलते हैं, कोई ऑनर किलिंग के आधार पर बोलेगा, कोई किसी आधार पर बोलेगा, कोई ये बताएगा कि वो लड़की कितनी चरित्रहीन थी, वो तो खेतों में घूमती रहती थी और पैसे के लिए सोती रहती थी, वगैरह वगैरह, जो कभी हो रहा है। तो ये जो समूह है, इन समूहों के काम करने का, यानी व्यक्ति के किसी भी भीड़ का हिस्सा बनने का सबसे सिंपल तरीका यह है, कहीं कोई घटना घटी तो आप लोगों को मोबिलाइज कीजिए कि आइए 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 और सुनिए। और जब आइए और सुनिए के नाम पर जब लोग इकट्ठे होते हैं तो वे पहला काम यह करते हैं, वह व्यक्ति जो उस भीड़ में शामिल हुआ, वह व्यक्ति जो उस गैदरिंग में शामिल हुआ, उसकी पहली दुर्घटना यह होती है कि उसकी अपनी निजी पहचान खत्म हो जाती है। उसकी कोई व्यक्तिगत पहचान नहीं रहती, वो उस भीड़ का हिस्सा होता है, उस बैठक का हिस्सा होता है, उस मीटिंग का हिस्सा होता है। और इस क्रम में दूसरी चीज जो उस व्यक्ति के साथ घटती है वो ये कि उसकी चेतना का विकृतीकरण शुरू होता है। और इस विकृतीकरण के क्रम में जाहिरा तौर पर व्यक्ति को इमोशनली उत्तेजित करने की कोशिश की जाती है, उसे तरह तरह की बातें सुनाई जाती हैं, समझाई जाती हैं, जिससे कि वह ये माने कि वह जो जिस काम के लिए बुलाया गया है, जिस लक्ष्य के लिए बुलाया गया है, उसके लिए वो अपने को संबद्ध करे, तैयार करे। उसको तरह तरह के बयान, संदेश, मैसेज फ्रीक्वेंटली, यानी ये मीटिंग होने के पहले हजारों संदेश व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए सप्लाई किए गए। अहर्निश फीडबैक, अलग से सोच ही न सकें आप। तो जिस समय व्यक्ति भीड़ का हिस्सा बनता है तो पहला काम यह होता है कि उसकी अपनी पहचान चली जाती है, उसकी अपनी व्यक्ति की निजी पहचान चली जाती है। और दूसरी घटना यह घटती है उसके साथ में कि उसकी चेतना का विकृतीकरण शुरू होता है और वो अब विभिन्न किस्म के संदेशों जो कि फेक हैं, आर्टिफिशियल हैं, झूठे हैं, बेसिर पैर के हैं, उनके साथ में वो अपने को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देता है और उत्तेजित होता रहता है उनको लेकर। और यह उत्तेजना आपको फेसबुक पर तमाम जो बीजेपी के और नरेंद्र मोदी के या योगी के समर्थक है उनके मैसेज में बार बार आपको दिखाई देगी। और लगातार एक ऐसी स्थिति पैदा की जाती है जो कि किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। मसलन अब स्थितियां ये हैं कि अगर आप हाथरस में उस पीड़िता के गांव में जाएं तो आपको उस पीड़िता के गांव में कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा ऐसा जो ये कह सके इस लड़की के साथ में अन्याय हुआ है, क्योंकि सारे गांव को भीड़ का हिस्सा बना दिया गया। कल तक गांव भीड़ का हिस्सा नहीं था, लेकिन आज वह गांव भीड़ का हिस्सा बना दिया गया है। अब वे कलेक्टिवली एक ही चीज सोचते हैं, जो उनको व्हाट्सएप ग्रुप से मैसेज आते हैं, जो उनको बाकायदा कहा जा रहा है, वही वह चीज सोचते हैं। वे न्याय अन्याय के बारे में नहीं सोच रहे। कानून का उल्लंघन हुआ है, वह लड़की मर गई है, यह अन्याय हुआ है, उसकी हत्या हो गई है, यह बात वो नहीं सोच रहे। क्यों? क्योंकि अगर कानून अपना काम करेगा और ये भीड़ एक्टिव नहीं होगी तो नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ी समस्या है, योगी के लिए बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि उनका जनाधार कमजोर होगा, बीजेपी का जनाधार कमजोर होगा। बीजेपी का जनाधार इंटैक्ट बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि लोगों को भीड़ में गोल बंद करो, लोगों की चेतना का विकृतीकरण करो, जिससे कि कोई भी कितनी भी बड़ी घटना घट जाए लेकिन हमारा वोट बैंक कम नहीं होना चाहिए, हमारे समर्थक कम नहीं होने चाहिए। नोटबंदी जैसा अपराध हुआ लेकिन नरेंद्र मोदी के वोट कम नहीं हुए। कठुआ जैसी घटना घटी, उन्नाव रेप कांड जैसी घटना घटी, लेकिन नरेंद्र मोदी का ग्राफ नीचे नहीं गया। क्यों? क्योंकि लगातार एक चीज की गई, व्यक्तियों को भीड़ में कन्वर्ट करो
उनकी चेतना को विकृत करो और उनको उन संदेशों से जोड़ो जो संदेश न्याय की धारणा के खिलाफ हैं, और लोगों को मजबूर करो कि वे न्याय के खिलाफ सोचें, वे कानून की भाषा में सोचना बंद करें। और यही वह जगह है जहां से कि वे अपने के पूरे जनाधार को बचाए रखते हैं। उनका क्या जरूरत है? मान लो अगर रेप की घटना घटी और वो लड़की मर गई, तो जिन लड़कों ने अपराध किया उनके परिवार या उन लड़कों और उस लड़की के परिवार और उस लड़की के बीच की घटना है ये, इसका गांव से क्या लेना देना? इसका बीजेपी से भी कोई लेना देना नहीं है। ये इंडिविजुअल के बीच में घटी घटना है कि उस लड़की के साथ में गैंग रेप हुआ और गैंग रेप में 4 लड़के पकड़े गए। कानून अपना काम करेगा। अगर कानून अपना काम करेगा और कानून के हिसाब से काम किया जाएगा तो जाहिर है कि बीजेपी का जनाधार खत्म हो जाएगा। बीजेपी का जनाधार खत्म ना हो, इसके लिए जरूरी है कि वहां घटना स्थल के आसपास रहने वाले लोगों को, आसपास के 10, 20, 25, 50 किलोमीटर की रेंज में रहने वाले लोगों को गोलबंद किया जाए, जिससे कि बीजेपी के जनाधार को कोई टच न कर पाए। सब लोग जानते हैं मुजफ्फरनगर के दंगे किसने ऑर्गेनाइज किए थे, सारे लोगों को मालूम है। अगर दंगे ऑर्गेनाइज नहीं किए थे और दंगे में सब लोग निर्दोष थे जो फंसा दिए गए थे, तो योगी की सरकार ने केस वापस क्यों ले लिए? आदेश निकाल के दंगे में शामिल लोगों के ऊपर से केस वापस लिए गए। इसका एकमात्र संदेश यह है कि सचमुच में लोग दंगे में शामिल थे, कानून की नजर से उन्हें बचाया नहीं जा सकता था, और इसीलिए ऑर्डिनेंस लाके उन पर से केस हटाए गए। अर्थात केस चलते हैं, देखते हैं हम लोग, कानून अपना निर्णय लेता, लेकिन कानून अपना काम करे इसके पहले ही भीड़ अपना काम शुरू कर देती है। यानी एक तरह से कानून बनाम भीड़ का तंत्र, और इसका कंट्राडिक्शन हमारे सामने आता है। कानून तब काम अच्छे ढंग से करता है जब पीसफुल एटमॉस्फेयर होता है और लोग कानून को काम करने दें। कानून काम करे इसके पहले ही अगर मुख्यमंत्री का फोन आ जाए, कानून काम करे इसके पहले ही मंत्री का फोन आ जाए, कानून काम करे इसके पहले ही किसी डिस्ट्रिक्ट लीडर का फोन आ जाए, तो जाहिर है कि थानेदार के, डीएम के, एसपी के हाथ पैर फूले रहेंगे। और जब तक एसपी, थानेदार एक्टिव हो उसके पहले ही जो है वहां जनता गोलबंद हो जाए, कानून काम कर पाएगा? कानून शांति से काम करे इसके लिए जरूरी है कि कानून को नॉर्मल कंडीशन दी जाए, कानून के संचालकों को नॉर्मल कंडीशन में काम करने की अनुमति दी जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी के सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी है कि वह कानून के संचालकों को नॉर्मल कंडीशन में काम करने ही नहीं देते। तो वो कानून चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो, चाहे वो हाई कोर्ट में हो, चाहे वो लोअर कोर्ट में हो, कानून फिर नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पाता। एबनॉर्मल कंडीशन में कानून कभी भी नॉर्मल फंक्शन नहीं कर सकता। कौन गवाही देगा उस गांव में उस लड़की के साथ क्या हुआ? किसी की हिम्मत है अभी? क्योंकि सारा गांव गोल बंद कर दिया गया है, आसपास के सारे इलाके गोल बंद कर दिए गए हैं। जो लोग उस लड़की के पक्ष में जुलूस निकाल के गए, जो लोग वहां उसके परिवार के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने गए, उन सबके खिलाफ में केस फाइल कर दिए गए हैं। वो चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे वो एसपी के लोग हों, चाहे वो और किसी दल के लोग हों। तो क्या मैसेज है कानून का? प्रशासन का क्या मैसेज है? प्रशासन का मैसेज यह है कि जो लोग बलात्कारियों के खिलाफ खड़े हुए हैं वे कानून की नजर में गुनहगार हैं, उनके खिलाफ केस करो। अगर वे कानून की नजर में गुनहगार हैं, उनके खिलाफ केस करो, तो इससे किसे फायदा होगा? जाहिर है कि इससे
अपराधियों को फायदा होगा, क्योंकि अपराधियों के खिलाफ में कानून फिर नॉर्मल ढंग से काम नहीं कर पाएगा। एक अन्य चीज जो इस बीच में विकसित हुई है वो ये कि एक काम तो हो सकता था ना, जो कि नहीं होता। इस घटना को लेके जो उस इलाके में जो अहरनिश फीडबैक है, आप कश्मीर में शट डाउन कर सकते हैं सेंटर्स, पूरे के पूरे सेंटर्स शट डाउन कर सकते हैं, पूरा पूरा इंटरनेट शट डाउन कर सकते हैं। राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने कोशिश ही नहीं की कि हाथरस बलात्कार कांड को लेकर जो अफवाह फैलाई जा रही हैं, जो झूठ फैलाया जा रहा है, उसको रोका जाए। बल्कि बढ़ चढ़ के सरकार ने स्वयं अफवाह में भाग लिया। सरकार ने घोषणा की थी ना एसआईटी की। उत्तर प्रदेश सरकार ने वचन दिया था कि हम विशेष जांच दल के जरिए हम जांच कराएंगे इसकी। रातों रात ऐसी क्या घटना घटी कि वो विशेष जांच दल को छुट्टी दे दी गई और सीबीआई की जांच की घोषणा कर दी गई इतनी जल्दी? कोई तो चीज है ऐसी जो आपको जांच नहीं करने देती, और वो कौन सी चीज है? आपका स्थानीय प्रशासन और उसका निकम्मापन। तो आप कर क्या रहे? आप निरंतर झूठी फीडबैक इंटरनेट और मीडिया के जरिए संप्रसारित करके वहां रहने वाले लोगों को, उसके बाहर रहने वाले लोगों को लगातार आप भीड़ में शामिल कर रहे हैं, भीड़ के मैसेज में शामिल कर रहे हैं। और एक पूरे प्रोसेस में जो चीज नष्ट हो रही है, मेरी आप सब लोगों से यह विनती है कि आप अपनी व्यक्तिगत पहचान और व्यक्तिगत अस्मिता को नष्ट न होने दें। भीड़ के तंत्र की, भीड़ की राजनीति की ब्यूटी है कि वह व्यक्ति की अपनी जो निजी आइडेंटिटी है उसे वो खत्म कर देती है। और बीजेपी ने ये चीज बहुत ही रिगरसली, बहुत ही ऑफेंसिवली, उन्मादी भाषा में पूरे देश में चलाई हुई है। कोई भी चीज आती है तो वो एकदम कलेक्टिव धारावाहिक प्रवाह के तौर पर आती है, सूचनाओं के एकदम प्रवाह के तौर पर आती है, और उसमें अधिकतर सूचनाएं झूठी होती हैं। तो पहली चीज, आप अपनी व्यक्तिगत पहचान को भीड़ का हिस्सा न बनने दें। आप अपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे और दूसरी जगहों पर आप उन मैसेज को शेयर न करें जो कि आप जिन्हें नहीं जानते, जिन संदेशों को आप वेरीफाई नहीं करते, वेरीफाई नहीं कर सकते। आप उन संदेशों का संप्रसारण न करें जो कि आईटी सेल ने, बीजेपी के ने संप्रसारित किए हैं और वे हमारे बीच में घूम रहे हैं। चाहे वो जितने विश्वसनीय व्यक्ति के द्वारा दिए गए संदेश हों, प्रधानमंत्री से ज्यादा विश्वसनीय हिंदुस्तान में कोई नहीं है, लेकिन जब प्रधानमंत्री ही झूठ बोले तो किस पर विश्वास करेंगे आप? प्रधानमंत्री के एक नहीं, सैकड़ों भाषण इस बात के प्रमाण है कि प्रधानमंत्री ने लगातार झूठ बोला है। और आखिरी झूठ क्या है प्रधानमंत्री का? प्रधानमंत्री का आखिरी झूठ यह है कि हमारे देश की लद्दाख की सीमा पर चीन ने हमारे इलाके पर कब्जा नहीं किया हुआ है। यह सबसे बड़ा झूठ है। अब सेना वहां युद्ध कर रही है, एक तरह से उलझी हुई है, वहां लगातार परेशानी हो रही है, किसी भी तरह से निगोशिएशन से वो समस्या हल नहीं हो रही। जबकि वास्तविकता यह है कि कुछ इलाका उन्होंने कब्जे में ले लिया है।
और वहां अपने सॉलिड हिसाब किताब चीन ने अपनी सेना का वहां खड़ा कर दिया है, क्योंकि पहले नहीं था। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री ने जो भाषण, जो बयान टेलीविजन पर दिया, वो बयान बयान उन्होंने संसद में क्यों नहीं दिया? प्रधानमंत्री अपना कोई भी बयान संसद में नहीं देते जिससे कि वह स्क्रूटनी का हिस्सा न बने, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो जीएसटी को लेकर हो, चाहे वो एक तमाम किस्म के जो कोरोना पीरियड में जो पैकेज डिक्लेयर हुए, उनमें से कोई पैकेज पार्लियामेंट में घोषित नहीं किया गया, पार्लियामेंट के सामने पेश नहीं किया गया, उसके डिटेल्स पेश नहीं किए गए। तो प्रधानमंत्री ने अपने को जब स्क्रूटनी से बाहर कर लिया है, प्रधानमंत्री का मूल्यांकन नहीं हो सकता। और प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं उसमें अधिकतर झूठ होता है, तो वैसी स्थिति में आप विश्वास किस पर करेंगे? इसलिए मेरा कहना यह है कि आप अपनी व्यक्तिगत पहचान को बचाए रखें, और वे कोई भी मैसेज, वो चाहे अखबार में छपे हो, चाहे वो कोई व्यक्ति दे या कोई ग्रुप दे, मैसेज आप सर्कुलेट मत कीजिए। भीड़ के तंत्र का हिस्सा न बनने की पहली शर्त है कि आप मैसेज सर्कुलेशन से बचें, आप खुद मैसेज लिखें। ये कट पेस्ट की कल्चर से निकलें। कट पेस्ट की कल्चर जो कि अविवेकहीन बनाती है, उस कल्चर का हिस्सा न बने। और नरेंद्र मोदी और उनका पूरा का पूरा जो टीम है नीचे, वो टीम पूरी की पूरी कल्चर का उपयोग कर रही है, कट पेस्ट की कल्चर का। इसका सच्चाई से, वास्तविकता से, घटना से, किसी भी चीज से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने एक नए किस्म की कल्चर विकसित की है, और वह है झूठ में मजा लेने की कल्चर। अब जो समूह बनाए गए हैं, अब जो भीड़ का तंत्र बनाया गया है, वो भीड़ का तंत्र कन्विंस है कि प्रधानमंत्री जो कुछ कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। अब आप सोचिए, जिस देश में 15 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएं, उसके बावजूद लोग आराम से चैन की नींद सो रहे हो और ये माने बैठे हो कि प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, आप उस देश का उद्धार कैसे करेंगे? क्योंकि लोग पहले से ही भीड़ में घुस चुके हैं। और भीड़ में जाने के बाद में पहला काम यह होता है कि आप अपने दिमाग से सोचना बंद कर देते हैं, आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, आप अपनी पर्सनल अकाउंटेबिलिटी से फ्री हो जाते हैं। आपने कोई मैसेज कहीं से आया और आपने उसे सर्कुलेट कर दिया, तो आपकी जिम्मेदारी तो नहीं है, आपको तो किसी और ने भेजा था, आप यही कहेंगे। सो भीड़ की जो दूसरी बड़ी समस्या है वो ये कि वो व्यक्ति का, जहां एक तरफ वो व्यक्तित्व छीन लेती है, वहीं दूसरी तरफ व्यक्ति को जिम्मेदारी से मुक्त कर देती है, उसकी जो अपनी पर्सनल अकाउंटेबिलिटी उससे फ्री कर देती है। और इसलिए भीड़ का हिस्सा बनने में कोई परेशानी नहीं होती हमें। कोशिश कीजिए कि आप व्यक्ति के तौर पर जिंदा रहें, आप भीड़ के तौर पर जिंदा ना रहें। आपकी लिखने पढ़ने की एक जिम्मेदारी बनती है, आप लिखिए, पढ़िए, बोलिए, जैसा भी बन सके बोलिए, लेकिन आप भीड़ का हिस्सा मत बनिए। तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण चीज वो ये कि जब आप भीड़ का हिस्सा बनते हैं तो आप वो सबसे पहला काम ये करते हैं कि भीड़ का हिस्सा बनते ही कि आप सेल्फ डिस्ट्रक्शन करते हैं, आप अपनी जो पहचान है उसे नष्ट करते हैं, आत्मविध्वंस पहले करते हैं। आपकी एक व्यक्ति के तौर पर जो पहचान थी, एक रैशनल व्यक्ति के तौर पर जो पहचान थी, अब आपने अपने को उस पहचान से एकदम लिबरेट कर दिया और अपने हाथों ही उस पहचान को नष्ट कर दिया। जिस दिन आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मैसेज सर्कुलेट करने शुरू किए, जिस दिन आपने किसी भी विचारधारा के ग्रुप के मैसेज सर्कुलेट करने शुरू किए, तो आपने अपने को भीड़ का हिस्सा बना दिया। आपको मार्क्सवाद अच्छा लगता है, मार्क्सवाद पर पोस्ट लिखिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपको हिंदू धर्म अच्छा लगता है, हिंदू धर्म पर पोस्ट लिखिए, लेकिन आप किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप के मैसेज को सर्कुलेट मत कीजिए। जिस समय आप किसी और के मैसेज को सर्कुलेट करते हैं तो आप सेल्फ डिस्ट्रक्शन करते हैं, आप आत्मविध्वंस करते हैं, और यह आत्मविध्वंस आपको फिर अपनी पहचान अर्जित नहीं करने देता। तो जो व्यक्ति
जिसके के व्यक्तित्व को भीड़ छीन लेती, जिम्मेदारी से मुक्त कर देती है, वही भीड़ उस व्यक्ति को आत्मविध्वंसक दिशा में ठेल देती है। अब वही व्यक्ति अपनी बनाई हुई दुनिया नष्ट करने लगता है। ये जो सेक्युलरिज्म के खिलाफ में जो पूरे जिहाद चल रहा है ना, ये धर्मनिरपेक्षता का जो पूरा वातावरण देश में बनाया गया था, किसने बनाया था? ये हम सब लोगों ने बनाया था मिलके, पूरे देश के लोगों ने मिलकर बनाया था। अब एक स्थिति ये आ गई है कि जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ में खड़ा कर दिया गया है। तो कौन सी चीज नष्ट हो रही है इससे? जो चीज आपने बनाई थी वही नष्ट हो रही है। आपने जो एक ऐसा सामंजस्यवादी, बहुलतावादी जो भारत आपने बनाया था, वो भारत नष्ट हो रहा है। और एक कौन सा भारत बन रहा है? हिंदू भारत। और आप क्या बन रहे हैं? मैं हिंदू हूं। तो भीड़ के तंत्र का जब आप हिस्सा बनते हैं तो आप जिम्मेदारी से ही मुक्त नहीं होते, बल्कि आप आत्मविध्वंसक की भूमिका अदा करते हैं। जो पहचान, जो उपलब्धियां पिछले 70 साल में हिंदुस्तान के लोकतंत्र ने अर्जित की थी, वो उपलब्धियां क्या थी? कि हम संसदीय कमेटियों के जरिए, संसद के जरिए जो तमाम कानून पास होते थे उनका पालन करते थे, उन्हें मानते थे। धर्मनिरपेक्षता की धारणा हमारे संविधान का मूलाधार है, लेकिन आज पूरे देश में अधिकतर मध्य वर्ग के लोगों के, गरीब लोगों के ध्यान में यह बात उतार दी गई, धर्मनिरपेक्षता सबसे खराब चीज है। तो प्लीज, आप जब भीड़ का हिस्सा बनेंगे तो आप आत्मविध्वंसक की भूमिका अदा करेंगे, और यह बहुत खतरनाक चीज होगी। और यही वह जगह है जहां से कि लगातार गोलाबारी हो रही है, आपकी व्यक्तित्व को नष्ट किया जा रहा है। आप व्यस्त हैं, आप व्यस्त हैं क्योंकि आपके पास में मैसेज आ गया। सुबह ही उठे, आपके पास में 10 मैसेज पड़े थे साइबर सेल के, और आपने 10 मैसेज अपने मित्रों को सर्कुलेट कर दिए। आपने सोचा ही नहीं। दूसरी चीज जो घटती है वो ये कि जब आप मैसेज लेते हैं और मैसेज कट पेस्ट करते हैं या सीधे सर्कुलेट करते हैं, तो आप सोचते नहीं हैं। आत्मविध्वंसक स्थिति में आप उन संदेशों के बारे में सोचते नहीं, गंभीरता से मूल्यांकन नहीं करते कि वो संदेश जो आए हैं वो सही हैं, गलत हैं, उनमें क्या बोला जा रहा है, उससे क्या देश का नुकसान होगा। आप कभी इस पर सोचते नहीं हैं। आपने कभी सोचा नहीं इस बात पर कि धर्मनिरपेक्षता हमारे लिए कितनी मूल्यवान चीज है। आपने कभी सोचा ही नहीं इस बात पर कि लोकतंत्र हमारे लिए कितना मूल्यवान है। लेकिन आपने मैसेज पर मैसेज जो आए आपके पास में, आपकी नजरों से गुजरे, आपने उसे सर्कुलेट कर दिया। तो आपके पास में जो संदेश आते हैं वे संदेश भीड़ का हिस्सा होने के नाते। और भीड़ कैसा हिस्सा कैसे बनते हैं आप? जब आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में होते हैं, आप सर्कुलेट करते रहते हैं उसे। आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी रहें तो आप सर्कुलेट न करें। आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी रहें, चाहे वो कितना ही भरोसेमंद लोगों का ग्रुप हो, आप वहां जो लिखा जा रहा है उस पर संदेह करें। चाहे वो सीपीएम का व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे वो कांग्रेस का व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे वो आरएसएस का व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे वो बीजेपी का व्हाट्सएप ग्रुप हो, किसी भी पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप में रहते हुए भी आपकी यह जिम्मेदारी बनती है कि वहां जो लिखा जा रहा है उस पर आप संदेह करें, क्वेश्चन मार्क लगाएं, सोचें। अन्यथा आप भीड़ का हिस्सा बनेंगे। और जो नया जो फिनोमेना है जिसने कि सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, वो हिंदू जो लहर चल रही है, हिंदू लहर के नाम पर जो भीड़ तैयार की गई है, वो भीड़ किस लिए तैयार की गई है? वो जाति गौरव के नाम पर, कास्ट को लेकर हम प्राउड फील करते हैं, धर्म को लेकर हम प्राउड फील करते हैं। हिंदू धर्म की रक्षा, गौ की रक्षा, इनके नाम पर जो प्राउड फीलिंग पैदा की जा रही है, इसकी आड़ में ये तमाम किस्म के आत्मविध्वंसक ग्रुप तैयार किए गए, जो कि बुनियादी तौर पर लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के जो बेसिक ताने वाने हैं जिनसे कि हमारा समाज बना हुआ है,
उन ताने बाने के खिलाफ है वो। और इनकी जो भाषा होती है वो आमतौर पर उन्माद की भाषा होती है, वो रैशनल भाषा नहीं होती, इररेशनल भाषा होती है। और ये जो इरेशनल भाषा है वह अल्टीमेटली एक हत्यारे की भावना पैदा करती है कि नहीं, मुझे भी क्राइम करना चाहिए, मुझे भी हत्या करनी चाहिए, मैं इन चीजों को नहीं मानूंगा, जो इन चीजों को मानेगा मैं उनका विरोध करूंगा। मैं एक छोटी सी घटना बता रहा हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट घटना बता रहा हूं। मैं दिल्ली एयर, ये कुछ दिन पहले ही घटना है, मैंने 4-5 ये लॉकडाउन के जस्ट पहले की। मैं सिलीगुड़ी जाने के लिए एयरपोर्ट पर बैठा हुआ था। सो एयरपोर्ट पर जब मैं बैठा हुआ था तो मैं जहां बैठा हुआ था एयरपोर्ट पर लॉन्च में, तो वहां पर मेरे चारों तरफ सैनिक बैठे हुए थे। मैंने ध्यान नहीं दिया, तो मेरे हाथ में मोबाइल था और मैं मोबाइल में अपना मैसेज जो पुराने आते हैं फीडबैक, मैं उनको सेव कर रहा था और एडिट कर रहा था। तो मेरे पास एक सैनिक बैठा हुआ था, वो सैनिक मेरे मैसेज पढ़ रहा था, तो उसको मैसेज से लगा कि मैं जेएनयू का हूं या जेएनयू का समर्थक हूं। तो मेरे पास जो सैनिक बैठा हुआ था वो बोला मुझसे, आप जेएनयू से हैं? जेएनयू के लोग तो बड़े खतरनाक होते हैं, देशद्रोही होते हैं। मैंने उससे पहले गौर से देखा, फिर मैंने उससे कहा कि, मैंने उससे पूछा कभी जेएनयू गए हो देखने के लिए? बोले नहीं, कभी गया नहीं हूं। तो मैंने कहा तुम जेएनयू गए नहीं, तुम कभी जेएनयू के लोगों से मिले हो? बोले कि नहीं। तो मैंने कहा तुम कभी जेएनयू गए नहीं, जेएनयू के लोगों से मिले नहीं, लेकिन जेएनयू के लोग खतरनाक होते हैं और देशद्रोही होते हैं, इतना गंभीर निष्कर्ष तुमने निकाल लिया? बोला नहीं जी, वो खतरनाक होते हैं और वो, उन्हें जीने का हक नहीं है इस देश में, उन्हें रहने का हक नहीं है। और आप जो मैसेज लगातार सेव कर रहे हैं और लिख रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि आप जेएनयू के हैं। तो मैंने कहा हाँ, मैं जेएनयू का हूं, मैंने जेएनयू देखा है, मैं पढ़ा हूं वहां, मेरा जेएनयू से लगाव है। मैंने कहा तुम नहीं जानते जेएनयू को, लेकिन तुम दावे के साथ कह रहे हो जेएनयू के बारे में। तो एक ऐसी भीड़ तैयार की गई है जो कि चीजों को नहीं जानती। वो जेएनयू को नहीं जानता था, लेकिन जेएनयू से नफरत करता था। लोग धर्मनिरपेक्षता को नहीं जानते, लेकिन धर्मनिरपेक्षता से नफरत करते हैं। लोग भाईचारे को नहीं जानते, हिंदू मुस्लिम प्रेम को नहीं जानते, लेकिन मुसलमानों से नफरत करते हैं। तो भीड़ की जो मानसिकता है, वो भीड़ की मानसिकता क्या करती है कि आपको एक खास किस्म के पैटर्न में सोचने के लिए, स्टीरियोटाइप पैटर्न में सोचने के लिए लगातार प्रेरित करती है, और उसके लिए वो लगातार फीड करती रहती है। मैंने ध्यान से देखा कि वह व्यक्ति जो मेरे पास बैठा हुआ बात कर रहा है वो कौन है, तो मैंने देखा कि वो सैनिक है। तो फिर मैंने ध्यान दिया तो चारों तरफ सैनिक बैठे हुए थे, वो सब श्रीनगर जाने वाले थे। तो मैंने कहा कि तुम जानते हो, तुम श्रीनगर जा रहे हो, श्रीनगर में जो अभी उपराज्यपाल बनाया गया वो कौन है? बोले जी कोई भी हो। अरे मैंने कहा वो जेएनयू का पढ़ा लिखा है, तुम देशद्रोही कह रहे हो? जेएनयू के पढ़े लिखे वो विदेश मंत्री हैं, जेएनयू के पढ़े लिखे हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो देशद्रोही हैं। लेकिन वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो कन्विंस है कि जेएनयू के लोग देशद्रोही होते हैं। पहली चीज, भीड़ की राजनीति पहले एक फेक मुद्दा खड़ा करती है। जेएनयू राष्ट्रद्रोही है, यह एक फेक मसला था जिसे खड़ा किया गया, और इसके आधार पर पूरे देश को जेएनयू के खिलाफ खड़ा किया गया। और ये टेस्ट केस था। सारे देश में लोगों के दिलो दिमाग को एक भीड़ के दिमाग में तब्दील कर दिया गया। सारी जातियों, भाषाओं, धर्म के मानने वालों को एक ही सांचे में, भीड़ के सांचे में कन्वर्ट कर दिया गया, और सब लोग मानने के लिए मजबूर कर दिए गए कि जेएनयू देशद्रोही है। अब तो कुछ करना नहीं था इसके अलावा, आप सिर्फ व्हाट्सएप से मैसेज पुश करते रहिए, जेएनयू के खिलाफ में खाद्य देते रहिए। तो भीड़ का जब आप हिस्सा बनते हो तो भीड़ आपके विवेक का अपहरण कर, और आप इरेशनल पैटर्न पर, इरेशनल आधारों पर सोचने लगते हैं। आपके अंदर सत्य और असत्य के बीच में फर्क करने की बुद्धि खत्म हो जाती है। और आखिरी चीज वो ये कि ये जो भीड़ होती है, इस भीड़ को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता, ये अनियंत्रित होती है।
क्योंकि आप भीड़ में जब शामिल हो जाते हैं तो भीड़ में आप शामिल किस लिए होते हैं? आपका कोई हित थोड़ा ही है वहां। आप जब भीड़ का हिस्सा बनते हैं तो आप किसी और के हित साधन के लिए भीड़ का हिस्सा बनते हैं। हाथरस में वह जो भीड़ इकट्ठी हुई थी घर पर, वो किसी बहाने इकट्ठी हुई हो, वो बलात्कारियों को सजा दिलाने के लिए नहीं इकट्ठी हुई, वो किसी और बलात्कारियों को बचाने के लिए, किसी अन्य के हित साधन के लिए इकट्ठी हुई थी। तो भीड़ जब भी इकट्ठी होती है, उसमें जब भी कोई व्यक्ति शामिल होता है तो वह अपने हित साधन के लिए शामिल नहीं होता, बल्कि अन्य के हित साधन के लिए शामिल होता है। तो ये तमाम तरह की जो भीड़ जुटाई गई है, वो किसके लिए जुटाई गई है? बेकारी के लिए, बेकारी दूर करने के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए? जी नहीं, ये भीड़ जुटाई गई है राजनीतिक तौर पर बीजेपी का हित साधन करने के लिए। तो आप जब भीड़ का हिस्सा बनते हैं तो आप किसी अन्य के हित साधन का हिस्सा बनते हैं। आपको यह गलतफहमी हो सकती है कि आप अपना हित साधन कर रहे हैं। नहीं, आपका कोई हित साधन नहीं हो रहा इससे, बल्कि आपका तो नुकसान हो रहा है। तो भीड़ का जब व्यक्ति हिस्सा बनता है तो वो अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार रहा होता है। वह अपने व्यक्तित्व से जाता है, वह अपने विवेक से जाता है, और वह लगातार उन पैटर्न पर, उन लाइन पर सोचता है जिस पैटर्न और लाइन पर उसे फीडबैक लगातार मिलती है। और इसके चलते जो सबसे बड़ी कैजुअलिटी होती है वो ये कि भीड़ का हिस्सा बनने के बाद में उसके पास अपना विवेक नहीं रह जाता। और ये जब मनुष्य के पास विवेक ही नहीं होगा तो मनुष्य में और पशु में फर्क क्या होगा? मनुष्य में और पशु में फर्क यही है कि मनुष्य अपनी परिस्थितियों को जान के बदल सकता है, लेकिन पशु अपनी परिस्थितियों को न तो जान सकता है और न उन्हें बदल सकता है। वो जैसा है वैसा ही रहता है। तो भीड़ का हिस्सा अगर आप बनेंगे तो आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, बदलेंगे नहीं। तो भीड़ आपको पशु की अवस्था में वापस ले जाती है। और यही वजह है कि भीड़ हमेशा यथास्थितिवाद के पक्ष में खड़ी होती है। नरेंद्र मोदी की या योगी की या बीजेपी की जो पूरी की पूरी कोशिश है वो ये कि भीड़ के नाम पर लोगों को गोलबंद किया जाए और यथास्थितिवाद का समर्थक बनाया जाए। उन्हें उन चीजों का समर्थक बनाया जाए जो कि फेक हैं, उन्हें उन चीजों का समर्थक बनाया जाए जो कि रियल नहीं है। आप पूछिए, अभी आप बात करके देखिए, देश की रियल चिंता कौन सी है? देश की रियल चिंता के बारे में कोई बीजेपी का नेता बात नहीं कर रहा है। किसी भी नेता के पास में कोई जवाब नहीं है। क्यों? ये ठेका विपक्ष ने खाली लिया है कि वो रियल चिंताओं के बारे में बताए कि बेकारी हो गई है, हाथरस में लड़की के साथ अन्याय हो गया है, हजारों उद्योग धंधे बंद हो गए। ये सिर्फ विपक्ष का काम है, सरकार का काम नहीं है। ये आपने कहीं देखा नरेंद्र मोदी ने या उनके वित्त मंत्री ने या उनके इंडस्ट्री मिनिस्टर ने कहीं पर भी ये कहा, या हर्षवर्धन ने जो उनके स्वास्थ्य मंत्री हैं, आप एक बयान खोज कर बताइए कि कितने लोग मर गए और क्यों मर रहे हैं, कितने लोग बीमार हैं और क्यों बीमार हो रहे हैं। वो मुंह से आंकड़ा नहीं बोलते, क्योंकि आंकड़ा बोलेंगे तो सच बोलेंगे, और सच बोलना उनकी राजनीति में संभव नहीं है। तो भीड़ की राजनीति जिसकी वह हिमायत करती है वह हमेशा सच के खिलाफ होती है, चाहे वो जिसकी भी भीड़ हो। तो भीड़ की राजनीति से बचने के लिए पहली शर्त है कि आप अपने व्यक्ति को और अपने व्यक्तित्व को, अपनी पर्सन को, अपनी पर्सनालिटी को, अपने मनुष्य को बचाइए। भीड़ का हिस्सा मत बनिए। अपने व्यक्तिवाद को बचाइए, अपने हितों की रक्षा कीजिए। आप अपने हितों को बचाएंगे तभी आप देश के हितों को भी बचाएंगे। लेकिन आप भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे तो देश के हित भी दांव पर लग जाएंगे। आज देश के हित जब आपको दिखाई नहीं देते, उसका कारण यह कि आप भीड़ का हिस्सा बन चुके हैं। देश का हित किसमें है?
देश का हित इसमें है कि लोगों के पास में एक सामान्य सी मेडिकल फैसिलिटीज गांव में हो, हेल्थ सेंटर चालू हो। लेकिन नरेंद्र मोदी को 6 महीने की कोरोना की महामारी के बावजूद भी यह इल्हाम नहीं हुआ कि गांव का हेल्थ सेंटर एक्टिवेट कर दिया जाए। नरेंद्र मोदी की सरकार गांव के लिए, हेल्थ सेंटर के लिए अभी 2 काम करने वाले लोग जुगाड़ नहीं कर पाई है। यह जिम्मेदारी नहीं बनती कि गांव में जो आदमी परेशान है दवा दारू और तमाम चीजों से, कोरोना में जो सबसे ज्यादा महामारी फैली हुई है, उसको तमाम किस्म के जो हेल्थ सेंटर्स हैं नीचे, वो सारे के सारे हेल्थ सेंटर्स एक्टिव किए जाएं, वहां डॉक्टर बिठाए जाएं, वहां नर्स बिठाई जाएं, वहां तमाम किस्म के हेल्थ वर्कर बिठाए जाएं। आप एक प्रेस रिलीज उठाकर दिखाइए तो कि कितने हेल्थ सेंटर्स एक्टिव किए गए। सरकार ने एक फुट कौड़ी खर्च नहीं की हेल्थ सेंटर्स पर, और महामारी से लड़ रहे हैं ये लोग। भीड़ की राजनीति आपको देश को भी देखने नहीं देती और देश के स्वार्थ भी देखने नहीं देती, क्योंकि आप राजनीतिक स्वार्थ का हिस्सा बन जाते हैं। सो बेहतर यह है, भीड़ से निकलिए, अपने पैर पर खड़े होइए और जो मन में आए लिखिए, लेकिन किसी का भी लिखा कट पेस्ट मत कीजिए, मत कीजिए। जब तक आपको विश्वास ना हो, दूसरे सोच से आप वेरीफाई न कर लें, तब तक आप उसे कट पेस्ट मत कीजिए। कट पेस्ट की संस्कृति फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, यह संस्कृति अल्टीमेटली भीड़ की संस्कृति है, और आप भीड़ की संस्कृति का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप इससे निकलिए। लोकतंत्र की रक्षा भीड़ से नहीं होती, व्यक्तियों से होती है, मनुष्य से होती है। भीड़ जो है व्यक्ति और मनुष्य दोनों का विलोम तैयार करती है। हमें जरूरत किस बात की है लोकतंत्र की रक्षा के लिए? जरूरत इस बात की है कि हमारे पास में मनुष्यों की भी पूरी की पूरी जमात हो, मनुष्यों का समुदाय हो, व्यक्तियों का समुदाय हो। हमें न जातियों के समुदाय की जरूरत है, न धर्म के समुदाय की जरूरत है, हमें न राजनीतिक समुदाय की जरूरत है, हमें मनुष्य समुदाय की जरूरत है, और मनुष्य समुदाय ही लोकतंत्र की सुरक्षा की एकमात्र गारंटी है। और यही हमारी आज की सबसे बड़ी जरूरत है। तो प्लीज, क्लिक कल्चर और कट पेस्ट की कल्चर, इन दोनों से बाहर निकलिए, भारत को बचाइए। थैंक यू।